दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। मानव सभ्यता की विकास में नदियों का सबसे बड़ा योगदान है। शायद यही वजह है कि वह हमारी आस्था का केंद्र भी है। वहाँ कुंभ भी लगते हैं, किनारों में मंदिर भी बनाए जाते हैं। दूसरी दुनिया में नदियाँ पर्यटक के रूप में चर्चित हैं। इस जीवन आधार को हमने अनेक बार देखा है, कभी आस्था के रूप में तो कभी पर्यटन के रूप में। लेकिन क्या आप में से किसी ने देखा है कि जो दो किनारे हैं वो अलग अलग नहीं हैं? ये कितने लोगों ने महसूस किया कि जो दो किनारे साथ साथ चल रहे हैं वही नदियों का आधार है, वही नदियों की पहचान है। और जो नदी के भीतर रेत में कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, और यह सब हम तब भी नहीं देख पाते जब नदियां सूख जाती हैं। और उस अनदेखी को नदियां बाढ़ के रूप में प्रकट करती है। जस्ट बिल्कुल गर्मी के बाद होने वाली बारिश में तटबंध टूट जाते हैं, किनारे पानी के नीचे कहीं छुप जाता है, तब भी हम यह महसूस नहीं करते कि नदियां के वो दो किनारे आपस में भीतर से कहीं जुड़ी हुई है। धर्म और जाति की राजनीति भी यही वजह है। और श्रीलंका यदि आज आग में झुलस रहा है तो उसका एकमात्र कारण वही धार्मिक उन्माद है। राजपक्षे परिवार ने सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरीके से बौद्धों को महत्व दिया, तमिल या मुस्लिम और दूसरे धर्म के लोगों को जिस तरीके से अनदेखी की, उससे श्रीलंका का विकास बाधक बन गया और श्रीलंका आज गृह युद्ध की आशंका से झुलस रहा है। कल प्रदर्शनकारियों ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास को फूंका, जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन में घुसकर तबाही मचाई, स्विमिंग पूल में नहाया, अजीबो गरीब दृश्य है। यह सैलाब क्या बाढ़ का संकेत नहीं देता है? इसी तरीके से तो बाढ़ आता है। लेकिन हम कहां महसूस कर पाते हैं कि यदि नदी का अस्तित्व है तो भीतर से जुड़े उन दो किनारों की वजह से हम अपनी मनमानी करते चले जाते हैं। भारत में भी क्या इस तरह का खेल नहीं हो रहा है? एक पूरे धर्म विशेष के लोगों को किनारे कर देने और उसे गाली देकर वोट हासिल करने की रणनीति ने भारत की आर्थिक व्यवस्था को धूमिल कर दिया है, चरमरा दिया है। महंगाई चरम पर है। सरकार सिर्फ कमाई कर रही है, कभी जीएसटी के माध्यम से तो कभी पेट्रोल और डीजल में खून निचोड़ने वाले टैक्स के माध्यम से। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसानों की हालत खराब है और युवाओं से छल करने के लिए अग्निपथ योजना ला दी गई है। इसका भी विरोध हुआ, यहां भी हिंसक प्रदर्शन हुआ। लेकिन सत्ता अब भी, रेत सूख गई, नदी का पानी सूख गया है। सत्ता अब भी यह समझने को तैयार नहीं है कि नदी का पानी सूख गया है, रेत दिखाई दे रहा है, किनारे भीतर से मिले हुए हैं। यदि हम नदी में सामान्य प्रवाह चाहते हैं तो इसे महसूस करना पड़ेगा, वरना बाढ़ आएगा और वो खुद किनारों को, अपने तटबंधों को दबा देगा। भारत की वर्तमान स्थिति किसी से छिपी नहीं है। भारत में जिस तरीके से सत्ता का भय
और धार्मिक उन्माद का, दहशत का जो वातावरण खड़ा किया गया है, उसकी वजह से भारत विकास में तो पीछे हो ही रहा है, आर्थिक बदहाली की चपेट में भी है। तब सवाल यह है कि क्या अब भी सत्ता यह महसूस नहीं कर रही है कि नदी के दोनों किनारे भीतर से एक हैं और किसी भी देश के विकास और उसकी तरक्की में सारे धर्मों का योगदान महत्वपूर्ण है? क्या कोई भी देश सिर्फ मुस्लिम करने से, कोई भी देश हिंदू करने से तरक्की के सोपान चढ़ सकता है? कतई नहीं। हमारे सामने पाकिस्तान, अफगानिस्तान उदाहरण है और श्रीलंका के उदाहरण तो सबसे विस्मयकारी उदाहरण है, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से साईं बाबा को लेकर माहौल बनाया गया और बनाया जा रहा है, मंदिर हिंदू रक्षा के कथित ठेकेदार घूम रहे हैं और साईं बाबा को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ जैसे शांत फिजा में आग लगाने की कोशिश नहीं है? कल ही ईसाई समुदाय ने कैंडल मार्च निकाला, वे दुखी हैं। उनका सीधा आरोप है कि हिंदूवादी संगठन मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों के साथ भी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। डोंगरगढ़ में कलेरी पहाड़ पर मसीहियों के तीर्थ स्थल पर प्रभु ईसा मसीह व माता मरियम की प्रतिमाएं खंडित कर दी गई और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी की मांग को लेकर मसीही समाज ने कल ज्ञापन सौंपा राज्यपाल को। दूसरी तरफ सत्ता का अपना खेल है। छापे की कार्रवाई को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच बतौलेबाजी का खेल चल रहा है और दूसरे मुद्दे खत्म होते जा रहे हैं। कर्मचारी संगठन बेहद नाराज है नियमितीकरण की मांग को लेकर। अंशकालीन स्कूली सफाई कर्मचारियों की वजह से स्कूलों की हालत खराब होने लगी है। सफाई व्यवस्था तो चौपट हुई है, पढ़ाई लिखाई भी अब उस पर असर पड़ने लगा है। जिस तरीके से अंशकालीन स्कूली सफाई कर्मचारी और शासन के बीच का अड़ियर रूप दिख रहा है, उससे लग रहा है कि आंदोलन और लंबा चलेगा और बच्चों को इसी तरीके से स्कूलों की साफ सफाई करनी पड़ेगी, शिक्षकों को स्कूलों की साफ सफाई करनी पड़ेगी। कल ही इसी तरह के मामले को लेकर, हालांकि सीधा शिक्षक ये नहीं कह रहे हैं कि हमने सामूहिक इस्तीफा, प्रधान पाठकों ने जो सामूहिक इस्तीफा दिया है वह सीधा यह नहीं कह रहे हैं कि स्कूल की सफाई व्यवस्था के कारण वो इस्तीफा दे रहे हैं। वो तो एक अधिकारी ने कहा कि काम चोर होते हैं शिक्षक या सक्षम होते हैं शिक्षक, उसको लेकर इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि स्कूलों में सफाई कर्मचारी नहीं होने के कारण यह सारा काम शिक्षकों को या बच्चों को करना पड़ रहा है। मुंगेली जिले के पथरिया विकास खंड के बड़ी संख्या में प्रभारी प्रधान पाठकों ने जिला शिक्षा अधिकारी को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। इसी तरीके से पूरे प्रदेश भर में स्थिति बनते जा रही है। बारिश का मौसम है, गंदगी भीतर तक क्लासरूम तक चले आती है और यदि स्कूली सफाई कर्मचारी आंदोलन में है तो फिर वहां की सफाई कौन करेगा? स्वाभाविक रूप से या तो बच्चों को करना पड़ेगा या फिर शिक्षकों को करना पड़ेगा। इससे समय तो बर्बाद हो ही रहा है, परेशानियों का सामना अलग करना पड़ रहा है। लेकिन शायद सरकार अब भी समझने को तैयार नहीं है, न ही अधिकारी समझने को तैयार है। वे तो लगातार शिक्षकों पर दबाव डाल रहे हैं कि वे स्कूल चलाएं, कैसे भी चलाएं, वे खुद साफ करें। और इधर ब्लॉक स्तर पर जा जाकर
स्कूली सफाई कर्मचारी, संगठन से जुड़े लोग आम लोगों से भी मिल रहे हैं और जनमानस में अपनी व्यथा बता रहे हैं, आंदोलन की वजह बता रहे हैं, ताकि उनके खिलाफ ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रोश न पनपे। इसलिए वे अपनी पीड़ा और व्यथा बता रहे हैं कि किस तरीके से भूपेश सरकार ने उन्हें नियमित करने का वादा किया था और अब उस वादे से मुकर रहे हैं। धन्यवाद।